हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। क्या हाल है भाई सब लोगों के? आई होप सब बढ़िया होंगे। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर, दैट इज बिजनेस साइकिल हमारा। ठीक है ना, अनदर पार्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा बिजनेस साइकिल। लास्ट बोल सकते हैं इसको आप, लास्ट पार्ट ऑफ आर इकोनॉमिक्स। ठीक है ना, और सबसे छोटा है तो ज्यादा इसके अंदर कुछ है नहीं, ज्यादा कोई डिस्कशन वाले मैटर्स भी नहीं है। बट यस, हमारा फर्ज बनता है कि हम हर चीज पढ़े, क्योंकि भाई ऐसा तो नहीं है कि इसमें तो क्वेश्चन नहीं आने वाले। सर इसमें से भी बिल्कुल क्या आने वाले, क्वेश्चन आने वाले हैं। सो चलो भाई स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं आगे एक एक करके। अब थोड़ा सा ना, पहले चैप्टर पूरा थ्योरेटिकल, वैसे तो सर इकोनॉमिक थ्योरेटिकल नहीं था अभी तक आपने जितना पढ़े, बट ये थोड़ा सा चैप्टर थ्योरेटिकल हो जाता है यहाँ पे। बट ये कंसेप्ट है यहाँ पे भी। तो बिजनेस साइकिल जो बेसिकली है, बिजनेस साइकिल जो बेसिकली आपको यहाँ पे हमको पढ़ना है, तो उसके अंदर कुछ कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है भाई? भाई सबसे पहले इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि सर व्हाट इज मीन बाय बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल होता क्या है सर? बिजनेस साइकिल है क्या? चिड़िया का नाम, किस चीज का नाम है? तो फ्लक्चुएशन इन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट एन इकोनॉमी एक्सपीरियंस और अ पीरियड ऑफ टाइम, that is period of prosperity alternating the periods of economic downturns are called as business cycle। सर नहीं समझा हमको कुछ भी, एक भी वर्ड समझ में नहीं आया। ठीक है, एक एक करके पढ़ते हैं। देखो वो बोलता है फ्लक्चुएशंस इन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट एन इकोनॉमी एक्सपीरियंसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। भाई पूरी हमारी जो इकोनॉमी है, वो इकोनॉमी ना कई बार कुछ टर्न्स लेती है, कई बार वो बहुत सारे क्या बोलते हैं फ्लक्चुएशंस फेस करती है। मतलब कई बार ऐसा हो जाता है इकोनॉमी के अंदर सिचुएशन कि एकदम से मार्केट ड्रास्टिकली बढ़ गया। जैसे अभी आप शेयर मार्केट की में अगर आप देखते होंगे तो शेयर मार्केट एकदम से ड्रास्टिकली बढ़ गया है। तो ये टाइम को हम बोल सकते हैं कि शेयर मार्केट अपने पीक पे है, शेयर मार्केट जो है वो बूम पे चल रहा है। तो भाई कुछ ऐसा इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस आए, कुछ ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटीज में फ्लक्चुएशंस आए जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी क्या चलेगी, बूम पे चलेगी। एक टाइम पे कोविड हुआ करता था, तो कोविड के टाइम पे ऑटोमेटिकली मार्केट पूरी तरीके से क्या हो गया था, डाउन पे आ गया था, नीचे आ गया था। सो दैट इज नथिंग बट व्हाट, दैट इज बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या आ रहे हैं, फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं। हमारी इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कई बार क्या फेस करती है, फ्लक्चुएशंस फेस करती है। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कोविड आया इसीलिए मार्केट गिरा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हर बिजनेस, हर इकोनॉमी, हर बिजनेस इवन क्या फेस करती है, एक टर्न फेस करती है, फ्लक्चुएशंस फेस करती है। ठीक है ना, कोई फेज उनके लिए बहुत अच्छे हो जाते हैं, कोई फेज उनके लिए पूरे खराब हो जाते हैं। तो ये जो फेजेस चेंज होते हैं, कभी बहुत अच्छा हो जाना, बूम हो जाना, कभी बहुत डाउन हो जाना, है ना। तो ये जो फेजेस होते हैं बेसिकली, ये फेजेस जो है बेसिकली दैट इज नथिंग बट बिजनेस साइकिल। यानी बेसिकली ये एक प्रकार से साइकिल की तरह चल रहा है चक्का। कभी एकदम बढ़ जाएगा, कभी नीचे आ जाएगा, कभी बीच में रहेगा, कभी एकदम फिर से बढ़ जाएगा। तो दैट इज नथिंग बट बिजनेस साइकिल जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चलती रहती है। सो वर्ड क्या है पे आ गया, वर्ड इंपॉर्टेंट आ गया कि ये इकोनॉमिक एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो फ्लक्चुएशन हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी में आती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसकी वजह से ये सारी चीजें होती है, जिसको हम ट्रेड साइकिल्स भी बोल सकते हैं या बिजनेस साइकिल भी बोल सकते हैं। ये आप यहाँ पे खुद चीजें देख रहे हो कि चार्ट, ये ग्राफ आपको दिख रहा होगा, तो ये बता रहा है कि पीक पे आ जाता है कई बार ये टफ सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है, फिर कभी नीचे आ जाता है। कॉन्सेंट्रेशन ये एरिया में कि भाई ध्यान दे दे भाई, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, गिर रहा है, ध्यान दे दे। फिर टफ सिचुएशन आ जाती है, फिर पीक। तो ये इस तरीके से हर बिजनेस क्या होता है, हर बार क्या होता है, चेंज होता है। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि फुल बिजनेस एक जैसा ही क्या हो चले। आपने रिलायंस के शेयर का प्राइस ही देख लो एक बार। आज की तारीख में ऑल टाइम हाई पे रिलायंस का शेयर का प्राइस चलता है, बहुत ज्यादा हाई पे है। एक टाइम था रिलायंस का शेयर का प्राइस बहुत गिर गया था। उस समय मेरे को भी याद है, मैं खुद ही सोचता था यार अभी और थोड़ा कम हो तो फिर लूंगा, और थोड़ा कम हो तो लूंगा, लेकिन फिर से वो क्या हो गया, भाग गया। सो बेसिकली हर बार पीरियड ऑफ टाइम के चेंज होने से, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में फ्लक्चुएशन आने की वजह से हमारे जो बिजनेस साइकिल है वो क्या होती है, चेंज होती है। So business cycle refers to an alternate expansion and contraction of overall business activity as related in fluctuation in measures of aggregate economic activities like GNP, employment, income। ये सारी चीजों के अंदर क्या आता है, चेंज आता है, जिस वजह से हमारी बिजनेस क्या होता है, बिजनेस साइकिल क्या होती है, चेंज होती है। ट्रेड साइकिल बेसिकली कंपोजेस ऑफ पीरियड्स दैट इज गुड ट्रेड कैरेक्टराइज्ड बाय राइजिंग प्राइसेस, लो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल। ज्यादा अच्छा ट्रेड हो रहा है, कि क्यों ये ज्यादा अच्छा ट्रेड हो रहा है, प्राइसेस जो है वो क्या है, बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है, बहुत कम है। सॉरी माय मिस्टेक, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है, बहुत कम है। अनएम्प्लॉयमेंट है ही नहीं, एम्प्लॉयमेंट यानी जॉब्स बहुत निकल रही है। ऑल्टरेटिंग ऑल्टरिंग विद द पीरियड्स, बैड ट्रेड भी हो सकता है, जहां पे प्राइसेस बहुत गिर रही है और अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल क्या है, बहुत हाई है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो बेसिकली ये बिजनेस साइकिल्स आर डिवाइडेड इनटू दिस फोर phases. This business cycle basically is divided into these four phases. First is expansion phase, that is called as boom or upswing. What is booms or what is upswing? So basically if you see this diagram, so this is called as
बूम पीरियड। ये एक्सपांशन इज नथिंग बट अपसाइड, बूम पीरियड, जहां पे हमारा मार्केट बढ़ रहा है बढ़ रहा है। आप देखते हो एक बार कई बार ऐसा होता है कि कुछ बिजनेसेस बहुत स्पीड में क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। जब ओला उबेर नहीं आई थी तो बहुत स्पीड में वो क्या हुई थी, बढ़ी थी। तो ओला उबेर का जब वो बढ़ रही थी तो दैट इज फॉर बूम पीरियड, पीक साइज बूम पीरियड, ठीक है ना, अपस्विंग हो रहा था। बट एक टाइम ऐसा कि वो स्टेबिलिटी भी क्या कर लेती है, अटेंड कर लेती है, उसके बाद में फिर उतनी स्पीड से वो नहीं बढ़ती है। फिर एक हो जाता है पीक पीरियड, जिसको हम पीक पीरियड भी बोल सकते हैं, प्रॉस्पेरिटी भी बोल सकते हैं, कि भाई हमने अपना पीक पीरियड अटेन कर लिया। अब इसके बाद अगर आप पीक पीरियड को संभाल के रख पाए तो आपका पीक पीरियड ज्यादा समय तक चलेगा। बट अगर आप पीक पीरियड तक नहीं संभाल पाए, पीक पीरियड को प्रॉपर तरीके से नहीं संभाल पाए, तो उस केस के बाद में आपका क्या हो जाएगा, का पीक पीरियड अगर प्रॉपर टाइम तक नहीं संभाल पाया, ठीक है, तो आपका कॉन्ट्रैक्शन डाउन साइड होना चालू हो जाएगा। बट जरूरी नहीं है कि एक्सपांशन के बाद आपका पीक पीरियड जो है वो कंटिन्यू बहुत टाइम, लंबे टाइम तक चले। दैट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपका एक्सपांशन या बूम पीरियड कितने टाइम का रहेगा। आपका पीक पीरियड जो है वो कितने लंबे समय तक आप संभाल के रखते हो। आपका कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है तो आपने अगर सुधर गए तो वापस से आप एक्सपांशन मोड पे चले जाओगे, नहीं सुधरे तो आप टफ डिप्रेशन मोड पे क्या हो जाओगे, चले जाओगे। सो बोलने का मतलब है देयर आर 4 फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल। बट यहाँ पे एक चीज हमको हमेशा याद रखनी है 4 फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल में, कि जो हम क्या एक्सपांशन की बात कर ले, पीक की बात कर ले, कॉन्ट्रैक्शन की बात कर ले, टफ पीरियड की बात कर ले, दैट इज डिप्रेशन की बात करें, कोई ऐसा फिक्स पीरियड नहीं होता है कि भाई 5 साल एक्सपांशन रहेगा, 4 साल पीक रहेगा, 2 साल कॉन्ट्रैक्शन रहेगा, 3 साल टफ रहेगा। ऐसा कोई पीरियड नहीं होता है भाई। इवन तुम्हारी अपनी जिंदगी भी पकड़ लो ना, वो उसको भी ले लो, तुम एक टाइम ऐसा आता है कि तुम बहुत पैसा कमाते हो, बहुत आगे बढ़ते हो, एक पीरियड आता है तुम स्टेबिलिटी हो जाते हो, प्रॉस्पेरिटी आ जाती है। अब तुम्हारे ऊपर है तुम उसको कितने साल तक संभाल के रखते हो। संभाल के रख लिए तो शायद जिंदगी भर संभाल के रख लो, नहीं तो डिप्रेशन, कॉन्ट्रैक्शन आना चालू हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, सुधर जाओ, वापस आ जाओगे, नहीं तो मार्केट से बाहर निकल जाओगे। एक टाइम पे नोकिया की बात ले लो, एक्सपांशन हुआ था, भरपूर आगे बढ़ा था नोकिया, बूम पे था, पीक पे भी कई साल तक वो प्रॉस्पेरिटी पे अपने रहा, लेकिन उसको दिख रहा था कि कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, सैमसंग वगैरह एंड्रॉइड मार्केट में आ रहा है, ध्यान नहीं दिया उसने। कॉन्ट्रैक्शन आ गया था उसके बिजनेस में, और कॉन्ट्रैक्शन उसका शायद बहुत छोटे पीरियड का था, लेकिन उसने अगर उसमें ध्यान दे दिया रहता था, एंड्रॉइड को मार्केट में आने से पहले वो खुद ले लेता या कुछ और उसका ऑप्शन निकाल लेता उस टाइम पे, तो उसका टफ पीरियड, डिप्रेशन पीरियड नहीं आता, वो खत्म नहीं होता। बट उसने ध्यान नहीं दिया। सो ये ऐसा नहीं होता है कि भाई इकोनॉमी का कुछ पार्ट ऑफ द पीरियड एक्सपेंशन रहेगा, कुछ पीक, कुछ कॉन्ट्रैक्शन, कुछ टफ। अब उसमें कोई नंबर ऑफ ईयर्स कोई थप्पा नहीं लगा कि इतने ही रहने वाला है। The trend line indicated in the above diagram represent the steady growth line or the growth of an economy when there are no business cycle। धीरे धीरे आपकी जिस तरीके से अगर बिजनेस साइकिल नहीं है तो धीरे धीरे आपकी इस तरीके से भी क्या हो सकती है, ग्रो हो सकती है ट्रेंड लाइन पे। सो बेसिकली बिजनेस साइकिल की अगर मैं बात करूं तो बिजनेस साइकिल के कुछ फीचर्स है। क्या फीचर्स है, तो बिजनेस साइकिल्स हैव डिस्टिंक्ट फेजेस ऑफ एक्सपांशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन, टफ। These phases do not display smoothness and regularity. The length of each phase is also not definite। यहाँ पे कोई लेंथ की डेफिनेट नहीं है कि भाई 5 साल एक रहेगा, 2 साल वो रहेगा, इस तरीके से नहीं है। दैट डिपेंड्स अपॉन यू एंड योर बिजनेस कि कौन सा पीरियड कितने पीरियड तक रह सकता है। तो देयर इज नो डेफिनेट पीरियड फॉर दिस, और अलग अलग है। बिजनेस साइकिल ऑकर्स पीरियडिकली ऑल्दो दे डू नॉट एग्जिबिट द सेम रेगुलरिटी। हाँ वो क्या बोलते पीरियडिकली आता है, बट वो ऐसा नहीं है कि अभी आपको बूम आया तो अगले 2 साल बाद फिर से बूम आएगा ही नहीं, फिर से आपको क्या बोलते एक्सपेंशन आएगा ही, ऐसी रेगुलरिटी वो नहीं बताता है। The duration of business cycle can vary, हाँ, they occur again and again, but not always at a regular interval। जो बिजनेस की ड्यूरेशन है, बिजनेस साइकिल की ड्यूरेशन है, टफ पीरियड, बूम पीरियड, इसकी कोई ड्यूरेशन फिक्स थोड़ी ना है, ये वेरी होती रहती है। और ऐसा भी नहीं है कि भाई हर 6 महीने में एक बार ऐसा आने वाला है, फिर साल भर बाद वैसा होने वाला है, इस तरीके से थोड़ी ना होता है। यू कैन नॉट प्रिडिक्ट दैट, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आपको कॉन्ट्रैक्शन पीरियड अगर आपको लग रहा है आ रहा है तो आप समझ जाओ, वापस से आप फिर नॉर्मल पीरियड पे आ जाओगे, अदरवाइज आप नीचे क्या हो जाओगे, गिर जाओगे। नॉर आर दे सेम लेंथ, हाँ वो सेम लेंथ की भी नहीं होते। some business cycle have been some business cycles have been long lasting for several years while others have been short ending 2 to 3 years। हाँ कुछ बिजनेस साइकिल ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो 2 से 3 साल के रहते हैं, कि 2 साल ये, 2 साल वो, 1 साल वो। अब वो पीरियड डिपेंड करता है आप किस तरीके से बिजनेस रन करते हो, आपका बिजनेस क्या है। Intensity of fluctuations also varies। It is not necessary to have same growth rate as expansion, peak or previous business cycle। हाँ अभी बिजनेस साइकिल चल रहा है, फॉर एग्जांपल इस बार का बिजनेस साइकिल एक्सपेंशन में मैं
100% से ग्रो किया था, ठीक है ना। अब ये बाद में फिर मेरा क्या आ गया, पीक आ गया, फिर कॉन्ट्रैक्शन आ गया, वापस से फिर वो नीचे आया, फिर मैं रिकवर किया, अब वापस से मैं देख रहा हूँ। तो जरूरी थोड़ी ना कि पहले 100% से ग्रोथ हुआ था तो अभी भी हो 100 से, हो सकता है अभी 50 से हो सकता है 200 से हो। तो ये जरूरी नहीं है कि पहले जो ग्रोथ हुई थी वही ग्रोथ अभी सेम रहेंगी आपकी, दैट इज नॉट कंपल्सरी। समझ में आई बात। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द टर्निंग पॉइंट ऑफ बिजनेस साइकिल, दीज आर कॉल्ड एज टर्निंग पॉइंट। ये कहलाया गया टर्निंग पॉइंट, दिस इज टर्निंग पॉइंट। कब आप नीचे जा रहे हो, कब आप ऊपर जा रहे हो, आप उसको क्या नहीं कर सकते, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। नो इकोनॉमी फॉलोज अ परफेक्ट टाइम साइकिल, हाँ दे वेरी इंटेंसिटी एंड लेंथ, उनकी इंटेंसिटी और लेंथ वेरी करती है। देयर इज नो सेट पैटर्न विच दे फॉलो, ऐसा कोई सेट पैटर्न भी नहीं है कि वो लोग जो क्या करे फॉलो करे। बिजनेस साइकिल जनरली ओरिजिनेट इन फ्री मार्केट इकोनॉमीज, बिजनेस साइकिल जो होते हैं वो जनरली फ्री मार्केट इकोनॉमीज में क्या होते हैं, बनते हैं, ठीक है ना। दे आर pervasive as well. Disturbances in one or more sectors get easily transmitted to all sectors। हाँ, अब ये फ्री मार्केट इकोनॉमी में जनरली होते हैं। अब एक सेक्टर में अगर मान लो कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो दूसरे सेक्टर में भी क्या हो सकते हैं, जा सकते हैं। दे आर परसेसिव, मतलब वो एक जगह उनके जो डिस्टर्बेंसेस है वो एक जगह से दूसरी जगह भी क्या हो सकते हैं, शिफ्ट हो सकते हैं। मतलब अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर में कुछ हो रहा है तो अभी वो ऑटोमोबाइल सेक्टर का जो नुकसान है या बूम है वो क्या हो सकता है, मोबाइल इंडस्ट्री पे चले जाए। इट डिपेंड्स, हो सकता है कि एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में भी वो क्या हो जाए, चले जाए। ऑल्दो ऑल सेक्टर्स आर एडवर्सली although all sectors are adversely affected although all sectors are adversely affected by business cycles, some sectors like capital goods industries, durable goods industries, ठीक है ना, are disproportionately affected compared to agriculture sector, industrial sector is more prone to adverse effect on trade cycle। मतलब ये क्या हो रहा है भाई, सारे सेक्टर वैसे तो बिजनेस साइकिल से अफेक्ट होते हैं, ठीक है ना। लाइक उसके अंदर हम बात कर सकते हैं कि कंज्यूमर गुड्स जो है, सॉरी ड्यूरेबल गुड्स है, ये सारी इंडस्ट्रीज होती है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज है। बट अगर मैं बात करूँ एग्रीकल्चर सेक्टर वगैरह की, इनको इतना शायद फर्क कई बार ना पड़े, यानी उनके कंपैरिजन में उतना फर्क ना पड़े, ठीक है ना, उनके कंपैरिजन में उतना फर्क ना पड़े। तो ये बातें इसके अंदर आती है। सर ऐसा क्यों, क्योंकि भाई आप कुछ भी करो एग्रीकल्चर सेक्टर तो इतनी जल्दी खराब नहीं हो सकता, बाकी इसीलिए उसमें इतना फर्क नहीं पड़ता है। बिजनेस साइकिल्स आर exceedingly complex phenomena, they do not have uniform characteristics and causes। हाँ, उनकी कोई यूनिफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स और कॉजेज नहीं है बिजनेस साइकिल के कि जो हमको मालूम रहे कि इसी तरीके से हो सकता है, वैसी तरीके से हो सकता है, इसी वजह से ये क्या हो सकता है, हमारे इसी फैक्टर की वजह से हमारा क्या हो सकता है, पीरियड चेंज हो सकता है। ऐसा कोई वो नहीं है, मतलब ऐसा कोई थंब रूल नहीं लगा है कि अभी तुम ऊपर जाने वाले हो, अभी तुम नीचे आने वाले हो, ये पीरियड से ऐसा हो सकता है, वो पीरियड से ऐसा हो सकता है, इस तरीके से नहीं होता है। It is difficult to make an accurate prediction of trade cycle before their occurrence। ये बहुत डिफिकल्ट है कि वो लोग क्या एक एक्यूरेट ट्रेड प्रिडिक्शन हम कर पाए वो उनके होने के पहले, ठीक है ना। वो हो जाए उसके बाद शायद तो मालूम ही पड़ जाता है कि अब हमारा ये टर्न आ चुका है, बट उसके पहले आप प्रिडिक्ट कर लो, बहुत रेयर चांस होते हैं। Repercussions of business cycles get simultaneously felt on nearly all economic variables like, भाई इसके क्या रिपरकशन हो सकते हैं, ये होने के बाद क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या फायदे हो सकते हैं। तो हो सकता है आउटपुट बढ़ जाए अगर अच्छा फेज आया तो, या हो सकता है आउटपुट कम हो जाए, हो सकता है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाए, हो सकता है अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो जाए, हो सकता है इन्वेस्टमेंट ज्यादा आ जाए, हो सकता है इन्वेस्टमेंट ना आए, हो सकता है कंजम्पशन हमारी कंट्री में ज्यादा हो जाए, हो सकता है बिल्कुल ना हो सकता है इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए या कम हो जाए, ट्रेड अच्छा हो या ना हो, प्राइजेस लेवल जो है वो प्रॉपरली हो या ना हो। तो बेसिकली इनके रिपरकशंस जो है वो रिपरकशंस ऑल इकोनॉमिक वेरिएबल्स के ऊपर क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये इनके रिपरकशन एक या दो चीजों के ऊपर रहेंगे, नहीं भाई, अगर इकोनॉमी गिर रही है तो आउटपुट भी कम बनेगा, आउटपुट कम बनेगा तो ऑटोमेटिकली अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा ही होगा। समझ में आ रही बात। तो इस तरीके से ये सारी चीजें होती है। बिजनेस साइकिल्स आर कॉन्टेजियस एंड इंटरनेशनल इन कैरेक्टर। हाँ, दे आर बीइंग, फैलता है, कॉन्टेजियस मतलब फैलता है, हमारा कोविड, दे बीइंग इन वन कंट्री एंड मोस्टली स्प्रेड टू अदर कंट्रीज थ्रू द ट्रेड रिलेशंस। अब ये क्यों भाई, चाइना में बीच में मैं आपको बता दूं 4-5 साल पहले क्या होता है, चाइना में कुछ इश्यूज हुए थे, चाइना का शेयर मार्केट गिरा था, तो उसके रिपरकशंस इंडिया ने भी बेयर करे थे, क्योंकि आपस में ट्रेड भी होता है ना। तो ऐसा नहीं है कि बिजनेस साइकिल अगर सिर्फ पूरे वर्ल्ड, अगर इकोनॉमी में एज अ होल आया है, अमेरिकन इकोनॉमी में अगर क्या बोलते हैं डिप्रेशन का पीरियड आया है, कॉन्ट्रैक्शन का पीरियड आया है, अमेरिकन इकोनॉमी में अगर डिप्रेशन या कॉन्ट्रैक्शन का पीरियड आया है तो उसका इंपैक्ट इंडिया पे नहीं आएगा, ऐसा नहीं बोल सकते, बिल्कुल आ सकता है। तो ये इंटरनेशनल इन कैरेक्टर और कॉन्टेजियस है, मतलब फैलता है। बिजनेस साइकिल में ऑकर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेस लाइक, एक्सटर्नल कॉजेस कॉल्ड एक्सोनियस फैक्टर्स, नाम है, और इंटरनल कॉजेस एंडोजियस फैक्टर और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। हाँ,
हो सकता है इसका बिजनेस साइकिल आपकी खुद की गलतियों की वजह से हो, इंटरनल कॉजेस हो। जैसे नोकिया की गलती अगर मैं बताऊं तो नोकिया ने ये चीज के ऊपर ध्यान नहीं दिया कि एंड्रॉइड आने से क्या नुकसान होंगे। उसने कभी इनोवेशन की बात ही नहीं करी, उसको लगता था वही लीडर है, उसके अलावा कोई हो नहीं सकता। एक्सटर्नल कॉजेज उसके लिए ये रहे कि भाई एंड्रॉइड आ गया तो उसकी बच गई पूरी की पूरी बैंड, और लोगों ने उसको एक्सेप्ट भी कर दिया। तो बेसिकली हो सकता है ये एक्सटर्नल कॉजेज की वजह से हो सकता है ये इंटरनल कॉजेज की वजह से हो, दोनों फैक्टर्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। यू कैन नॉट से कि ये सिर्फ इंटरनल या एक्सटर्नल की वजह से हो रहा है, एक की वजह से हो रहा है, तो हो सकता है दोनों की वजह से हो रहा है, हो सकता है किसी एक फैक्टर की वजह से हो रहा है, बेसिकली पॉसिबल है। बिजनेस साइकिल्स हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज ऑन द वेलबींग ऑफ द सोसाइटी। यस, आपके जो बिजनेस साइकिल है उसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं हमारी सोसाइटी के वेलबींग पे, क्योंकि भाई इससे पूरी इकोनॉमी हिल जाती है। मतलब आप 2008 की मंदी की बात कर लो, पूरी इकोनॉमी हिल गई थी, ठीक है ना। 1929 का जो डिप्रेशन पीरियड था वो उससे भी पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी हिल गई थी। अरे 2008 आपको याद आता होगा तो वही याद रख लो, 2008 में पूरा शेयर बाजार गिर गया था, पूरे देश को नुकसान हो गया था। ऐसा नहीं, हर बहुत बंदों को नुकसान हुआ था, नौकरियां चली गई थी। अमेरिका वाले इंडिया में वापस आ रहे थे जॉब छोड़ के, नहीं सॉरी, उनकी नौकरी चली गई थी, क्या करेंगे बेचारे, बाहर इंडिया आ रहे थे वापस। सो बेसिकली ये सारे फैक्टर्स उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर? सो दीज आर दी फीचर्स ऑफ बिजनेस साइकिल। some are the features, these are the features of business cycle. Clear? नेक्स्ट आता है इसके कुछ phases of business cycle. What are the phases of business cycle? First हमने पढ़े, first phase is called as expansion phase. First phase is called as expansion phase. Another is called as peak phase. Another is called as contraction phase. And last is called as tough or depression phase. These are the phases of business cycle. First phase एक एक करके हम पढ़ते हैं. First phase, दिस फेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी. ये ऐसा फेज है जहां पे आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी में बहुत बढ़ोतरी होती है. दैट इज लाइक नेशनल आउटपुट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, कैपिटल एंड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, सेल्स, प्रॉफिट, स्टॉक प्राइसेस, बैंक क्रेडिट, ये सारी चीजें आपकी क्या होंगी, एक साथ बढ़ेंगी, आपको फायदा होगा, क्योंकि एक्सपांशन का पीरियड चल रहा है. हर बंदे के पास पैसा है, हर बंदा मार्केट में आके गुड्स खरीदना चाह रहा है, तो डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ेगी. अब गुड्स बढ़ की डिमांड बढ़ेगी तो गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आउटपुट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा. डिमांड बढ़ रही है मतलब कंज्यूमर खर्चा करने के लिए तैयार है, कंज्यूमर खर्चा करेगा तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, चाहे कैपिटल या कंज्यूमर का. सेल्स बढ़ेंगे, प्रॉफिट भी होगा, स्टॉक प्राइसेस और बैंक क्रेडिट भी आपको ज्यादा मिलेगी. दिस फेजेस कंटिन्यू टिल फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रोडक्शन इज एट मैक्सिमम पॉसिबल. ये फेज तब तक कंटिन्यू रहता है, ऐसा ये लोगों का बोलना है, जब तक आपका जो क्या बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट, पूरी रिसोर्सेज पूरी तरीके से एम्प्लॉय ना हो जाए, और साथ ही साथ आप मैक्सिमम पॉसिबल लेवल तक आपकी रिसोर्सेज यूज ना हो जाए. इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑलमोस्ट जीरो. इनवॉलेंट्री का मतलब भाई जो बेचारा खुद की स्वयं इच्छा से अनएम्प्लॉयड नहीं है, वो पूरी तरीके से ये केस में क्या हो जाता है, जीरो. अगर एक्सपेंशन वाला पेज चल रहा है. सर इनवॉलेंट्री का मतलब क्या हो गया? वॉलेंट्री का मतलब मेरी इच्छा से, कोई अपनी इच्छा से अनएम्प्लॉयड है, भाई मेरे को नहीं जॉब करना, तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते. लेकिन कोई इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट है, भाई उसकी इच्छा है जॉब करने की लेकिन बेचारे को जॉब नहीं मिल रही, दैट इज कॉल्ड एज इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट. तो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट ये पीरियड के अंदर पूरी तरीके से क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, क्योंकि ये पीरियड ऐसा है जहां पे आपको जॉब मिलेंगी, क्योंकि मार्केट में इतना सारा पैसा है. ओनली फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, दैट इज ड्यू टू चेंज ऑफ जॉब, सस्पेंडेड वर्क ड्यू टू स्ट्राइक या इमोबिलिटी, इम्परफेक्ट मोबिलिटी, ये सारी चीजें तो रहने वाली है. दैट इज कॉल्ड एज कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल. ये क्यों हुआ? आपने जॉब छोड़े तो आप दूसरी जगह जाने वाले हो, तो उतना पीरियड आप खाली बैठे हो, आपको जॉब से लात मार के बाहर निकाल दिया गया, अब सस्पेंड है तो इसलिए आप खाली बैठे हो, ठीक है ना, या कुछ आपका स्ट्राइक वगैरह हो गई है, या आपके प्रॉपर इम्परफेक्ट मोबिलिटी एक जगह से दूसरी जगह की लेबर की, आप जा नहीं सकते एक जगह से दूसरी जगह जॉब करने, तो फिर उस केस में आप खाली बैठे हो, वो अलग बात हो गई. ये बंद कर देना प्लीज, ये बंद कर देना प्लीज. क्लियर? प्राइस एंड कॉस्ट टेंड टू राइज फास्टर. जो प्राइजेस है और कॉस्ट है आपकी, वो दोनों एक साथ क्या होती है, अच्छी खासी बढ़ती है. एंड नेट इन्वेस्टमेंट ऑल्सो फास्टर. आपके जो नेट इन्वेस्टमेंट जो पैसा लगता है वो भी और क्या होता है, फास्टर पेस में बढ़ता है. डिमांड फॉर ऑल टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज राइजेस. कॉमन सेंस की बात है, एक्सपांशन फेज चल रहा है. देयर इज इंक्रीजिंग प्रोस्पेरिटी and people enjoy high standard of living due to high level of consumer spending, business confidence, production factor, profit, investment. भाई ये तो फिर ऐसा फेज आ गया जहाँ पे हर बंदा खुद से खुशहाल है, राम राज्य आने वाला है, राम राज्य आ गया, ऐसे ये लोग बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हर बंदा खुश है, हर बंदा पैसा कमा रहा है, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ रहा है, खर्चे भी बढ़ रहे हैं, सारी चीजें हो रही है, ठीक है ना. द ग्रोथ रेट इवेंचुअली स्लोज डाउन एंड रीचेस पीक. अब क्या होता है, जैसे ये एक्सपांशन पीरियड हम बोलते हैं कब कम होना चालू हो जाता है,
उसका रीजन ये आता है कि जैसे मान लो अभी एक्सपेंशन हो रहा है, पहले 10% से 15% से इस तरीके से एक्सपेंशन होना चालू हो गया, फिर एकदम से ऐसा होता है कि आपका एक्सपेंशन आ जाएगा 9% पे, 8% पे। आई एम नॉट सेइंग कि ग्रोथ नहीं हो रही है, ग्रोथ अभी भी हो रही है, लेकिन पहले अगर आप जो ग्रोथ देखोगे तो वो बढ़ती वाली ग्रोथ थी कि 10% से हुई, फिर 15 से हुई, बट उसके बाद की अगर आप ग्रोथ देखना चाहोगे तो 9%, 8% इस तरीके से आपकी क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है ना। पहले जो आपने ग्रोथ देखी है वो ग्रोथ क्या थी, पहली वाली ग्रोथ आपकी 10%, 15% वाली थी। अभी जो आप ग्रोथ देख रहे हो वो क्या थी, 9% और 8%। मतलब अब ये सिचुएशन से हमको ये समझ में आना चालू हो गया कि अब इकोनॉमी स्लो होने चालू हो गई है, अब अपने पीक पे क्या होंगी, पहुंच जाएगी। ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी ग्रो नहीं होगी, इकोनॉमी ग्रो हो रही है पीक में भी, लेकिन अब हमको समझ में आ गया कि अब अपने टॉप लेवल पे जाने वाली है, ठीक है ना। तो टॉप लेवल पे जाने के बाद अपना पीक क्या कर लेंगे, अटेंड कर लेंगे। सो द नेक्स्ट थिंग इज कम्स टू दैट इज द टर्म पीक रेफर्स टू द टॉप और द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द बिजनेस साइकिल। मतलब अपने हाईएस्ट पॉइंट पे वो पहुंच चुकी है ग्रोथ, अब उससे ज्यादा ग्रोथ होने के चांसेस काफी क्या है, कम है। In the later stages of expansion, inputs are difficult to obtain as their availability is less than requirement and therefore input prices increases. अब लेटर स्टेज ऑफ एक्सपेंशन में क्या होता है भाई, इनपुट जो है वो डिफिकल्ट हो जाते हैं लेना, क्योंकि बहुत लोग अब माल खरीदने चालू हो जाते हैं एंड उनकी अवेलेबिलिटी भी अब जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कम होना चालू हो जाती है। तो इस वजह से अगर उनकी अवेलेबिलिटी कम हो गई, अब मेरी रिक्वायरमेंट है 100 गुड्स की, उनकी अवेलेबिलिटी आ रही है मेरे पास 70 गुड्स की, माल ही मार्केट में 70 अवेलेबल है, मेरे को रिक्वायर्ड है 100, मार्केट में माल अवेलेबल है 70 गुड्स का, और मेरे को रिक्वायर्ड है 100 गुड्स। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि प्राइसेस को तो क्या होंगे, बढ़ेंगे, क्योंकि डिमांड ज्यादा होगी, डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइसेस भी बढ़ेंगे। सो आउटपुट प्राइसेस राइजेस अगेन रैपिडली, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती जा रही है। ग्रेटर कॉस्ट दिस कॉजेज ग्रेटर स्ट्रेन ऑन फिक्स्ड इनकम अर्नर्स, जो सिंगल 50,000 रुपये महीना कमा रहे, 60,000 महीना कमा रहे, तो एकदम से उनके लिए क्या हो जाता, मुश्किल हो जाता घर चलाना, क्योंकि भाई अब क्या है, उनकी तो फिक्स इनकम है, लेकिन आउटपुट एकदम से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्लियर। कंज्यूमर बीइंग begin to review their consumption expenditure on housing, durable goods etc. हाँ, कंज्यूमर अपने जो खर्चे हैं वो किसको रिव्यू करना चालू कर देते, कौन से गुड्स के ऊपर, कि भाई अब मैं मोबाइल नहीं लेता, अभी तो मैं सोचा था मोबाइल ले लूँ, गाड़ी ले लूँ, या कुछ ड्यूरेबल गुड्स ले लूँ, है ना, या घर वाले ले लेते हो। बट अब पीक सिचुएशन में पहुंचने के बाद कंज्यूमर सोचता है यार लेना चाहिए क्या, कि अपने कॉन्ट्रैक्शन है डाउन साइड अगर मेरा गलती से आ गया तो उसके लिए मैं पैसा क्या करके रख लेता हूँ, बचा के रख लेता हूँ, अभी इतना खर्चा नहीं करना चाहिए। तो कंज्यूमर अपने क्या कर लेता है, पीक पे आने के बाद रिव्यू करना चालू कर देता है। भाई देखो एक्सपेंशन होते समय कोई बंदा रिव्यू नहीं करता है, भाई ये भी ले ले वो भी ले ले, सब अंधे अंधे, क्योंकि मालूम पैसा आ रहा है, ग्रो हो रहा है, सब हो रहा है, तो एक्सपेंशन होने तक कुछ नहीं होता है। लेकिन एक्सपेंशन होने के बाद हर बंदा ये चीज़ों को रिव्यू करना क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है, कि भाई अब पीक आ चुका है, अब हो सकता है नीचे आ जाए, या मेरे को ये पीक को मेंटेन करके चलना पड़ेगा। सो उसके बाद हर बंदा ये अपने खर्चों पे क्या करना लागू कर देता है, रिव्यू करके लगाम लगाना चालू कर देता है। एक्चुअल डिमांड स्टैग्नेट्स द मार्केट एंड ऑफ एक्सपेंशन स्टेज कम एंड होती जाती है। पीक ऑकर्स व्हेन इकोनॉमिक ग्रोथ हैव रीच्ड अ पॉइंट वेयर इट स्टेबलाइजेस, sorry, peak occurs when economic growth has reached a point where it stabilizes for a short time and move into reverse direction। हाँ, peak occurs हो जाता है जब आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो एक स्टेबल पॉइंट पे पहुंच जाती है, बाद में रिवर्स मारना चालू कर देती है। और उसके बाद फिर रिवर्स मारने के बाद कौन सा पीरियड चालू होता है, कॉन्ट्रैक्शन। अब कॉन्ट्रैक्शन पीरियड इस पहले एक्सपेंशन हुआ, फिर पीक पे पहुंचे, फिर पीक से नीचे आना चालू हो गए। कॉन्ट्रैक्शन अराइजेस व्हेन देयर इकोनॉमिक व्हेन सिंस द इकोनॉमी कैन नॉट कंटिन्यू टू ग्रो एंडलेसली और इंडेफिनेटली। अब इकोनॉमी हमारी उतने अच्छे से ग्रो नहीं हो रही है जैसे पहले हो रही थी, एंडलेसली और इंडेफिनेटली। वंस पीक इज रीच इंक्रीजिंग डिमांड इज हॉल्टेड, रुक जाती है डिमांड, इंक्रीजिंग डिमांड, ठीक है ना, इंक्रीजिंग डिमांड क्या हो जाती है, रुक जाती है। Once peak is reached, once peak is reached, increasing demand is halted and start decreasing in certain sectors. There is a fall in the levels of investment and unemployment. हाँ, वहाँ पे फिर क्या होना चालू हो जाता है, इन्वेस्टमेंट के जो लेवल्स है उसमें गिरावट चालू हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट भी गिरावट आ जाती है। प्रोड्यूसर्स डू नॉट इमीडिएटली रिकॉग्नाइज द पल्स of the economy and continue anticipating higher levels of demand, so maintain their existing levels of investment production. Hence there is a discrepancy or mismatch between demand or supply and far exceed demand where supply exceeds far exceeds where supply far exceeds demand। मतलब यही अब ऐसा हो जाता है कि तुम्हारा डिमांड और सप्लाई मिसमैच होना चालू हो जाता है और तुम्हारा सप्लाई भरपूर होना चाहिए। देखो ये सिचुएशन क्या है, माल ही नहीं बिक रहा, लोग खरीदने के लिए नहीं आ रहे, तुम माल बना तो रहे हो लेकिन इतना माल सप्लाई करने के लिए तुम्हारे पास पड़ा है, लेकिन डिमांड ही नहीं है मार्केट में। और जब मार्केट में डिमांड ही नहीं तो तुम माल कहाँ से बेचोगे, जब मार्केट में तुम्हारे गुड्स की डिमांड ही नहीं तो माल कहाँ से बेचोगे।
समझ में आई बात। तो व्हेन सप्लाई फार एक्सीड्स डिमांड, तो बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि तुम्हारा जो डिमांड है गुड्स की वो इतनी ज्यादा नहीं हो रही है। तो ये इनिशियली होता है फ्यू सेक्टर्स में, बाद में रैपिडली ऑल सेक्टर्स में ये क्या होना चालू हो जाता है, स्प्रेड होना चालू हो जाता है। क्लियर। प्रोड्यूसर आफ्टर बीइंग अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट दे हैव इंडल्ज इन एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर को मालूम है ये बात कि भाई वो लोग एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और प्रोडक्शन कर चुके हैं, रिस्पॉन्ड बैक होल्डिंग बैक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट प्लान, कैंसिलेशन, स्टॉपेज ऑफ ऑर्डर्स फॉर इक्विपमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ इनपुट इंक्लूडिंग लेबर। भाई यार देख, उसने बना चुका, उसको मालूम है इतना पैसा मेरा ऑलरेडी लग चुका है, अब और क्या करूं, तो वो लोग अब पीछे ना चालू हो जाते हैं। Such corrective action by producer generate a chain of reaction in input market and producer of capital good raw material turn respond cancelling। क्या होता है, उन्होंने अपने रॉ मटेरियल कैंसिल कर दिए, इनपुट्स कैंसिल कर दिए, कैपिटल गुड जो खरीदने वाले थे वो कैंसिल कर दिए, उसको रोक दिए, तो भाई ऑटोमेटिकली वो सेक्टर में भी क्या होना चालू हो गया, नुकसान। अब लैपटॉप इंडस्ट्री है, लैपटॉप इंडस्ट्री वाले ने जो रॉ मटेरियल यहाँ से लेता था, उसको लगा मेरे को गड़बड़ लग रही है, सप्लाई बहुत हो गया है, तो अपने जो पुराने रॉ मटेरियल के ऑर्डर है उसको कैंसिल कर देगा, लेबर्स को निकालना चालू कर देगा, उनकी छटनी चालू कर देगा, तो ऑटोमेटिकली उनके केस में भी क्या हो जाता है, रिसेशन स्टार्ट हो जाता है। डिक्रीज इन इनपुट डिमांड फॉर पुल्स इनपुट प्राइसेस शुड बी डाउन, वेजेस भी कम हो जाएंगे, इंटरेस्ट रेट भी कम, इंटरेस्ट रेट में भी दिक्कत आना चालू हो जाएंगी, डिक्लाइन होना चालू हो जाएगी। प्रोड्यूसर लोअर देयर प्राइसेस टू डिस्पोज ऑफ देयर इन्वेंट्रीज। हाँ, प्रोड्यूसर इस केस में भैया हार जाता है बेचारा, सोचता है कि मैं कम से कम रेट में अपनी इन्वेंट्रीज को क्या कर डालूं, बेच दूं, खत्म कर दूं, ठीक है ना। एंड फॉर मीटिंग देयर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन नाउ कंज्यूमर एक्सपेक्ट फ्यूचर डिक्रीजेस इन प्राइसेस एंड पोस्टपोन देयर परचेसेस। कंज्यूमर भी ये सोचता है कि भाई अभी क्या दिक्कत है यार, छोड़ना, बाद में लूंगा ना, पोस्टपोन कर देता हूँ। तो बेसिकली सिचुएशन आप समझो, फील करो कि आप ये सिचुएशंस में क्या करोगे। ऐसे तो मैं इसको पढ़ाते चलूंगा कोई बात नहीं, पढ़ा दूंगा, ठीक है, बट आप इसको फील करना पड़ेगा आपको। ये सिचुएशन में अगर हम रहते तो हम क्या करते, समझ में आ रही है बात। ड्यू टू रिड्यूस कंज्यूमर स्पेंडिंग, कंज्यूमर की स्पेंडिंग रिड्यूस होगी, एग्रीगेट डिमांड ऑटोमेटिकली फॉल हो जाएंगी, ठीक है ना, और जिसकी वजह से प्राइसेस भी क्या होना चालू हो जाएंगी, फॉल। सो द डिस्क्रिपेंसी बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई गेट्स वाइडेंड, बढ़ती जाएंगी, सप्लाई इतना ज्यादा होती जाएगा, डिमांड इतनी कम होती जाएंगी, और बढ़ते जाएगा सप्लाई, डिमांड इतनी कम होती जाएंगी। ये बेसिकली आपको बता रहा है कि दिस प्रोसेस गैदर स्पीड एंड रिसेशन बिकम सीवियर। धीरे धीरे यही जो प्रॉब्लम है बढ़ती जाएंगी, आपका कॉन्ट्रैक्शन कब रिसेशन की तरफ मुंह मोड़ ले, कब रिसेशन की तरफ टर्न ले ले, आपको पता भी नहीं चलेगा। इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन हो जाएंगे, प्रोडक्शन डिक्लाइन हो जाएगा, ठीक है ना, इनकम कम होना चालू हो जाएंगी, कंजम्पशन कम होना चालू हो जाएगा गुड्स के ऊपर, जरूरत की चीजें लोग खरीदेंगे, लोग बोलेंगे काय को मैं सब चीजें खरीदूं, जो जरूरत है वही खरीदो। बिजनेस फर्स्ट बिकम पेसिमिस्टिक about the future state of the economy and there is fall in the profit expectations which induce them to reduce investments। बिजनेस बाई फर्म जो है वो पेसिमिस्टिक हो जाएंगी अबाउट फ्यूचर, है ना, ऑप्टिमिस्टिक नहीं रहेंगी, पेसिमिस्टिक हो जाएंगी। बैंक क्रेडिट जो है उसके श्रिंक होते जाएंगे, बोरिंग इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन हो जाएंगी, भैया पैसे ही नहीं है, लेते जाएंगे, क्या करेंगे, इंटरेस्ट कैसे चुकाएंगे, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी कम होते जाएगा, स्टॉक प्राइसेस फॉल होना चालू हो जाएंगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। तो ये सब आपको किसकी तरफ मोड़ लेके जाएगा, टफ और डिप्रेसिव सिचुएशन के ऊपर लेके जाएगा। दैट इज द वर्स्ट सिचुएशन इन एनी बिजनेस और इन एन इकोनॉमी। यानी सिचुएशन इतनी इजीली नहीं आ जाती है डिप्रेशन, ठीक है ना। आप कॉन्ट्रैक्शन को रिसेशन बोल सकते हो, दिस इज कॉल्ड एज रिसेशन, बट रिसेशन से भी घटिया चीज होती है डिप्रेशन। मतलब यहां तो ऐसा समझ लो खत्म हो गया सब, यहां से वापस आना बहुत मुश्किल। ऐसा नहीं है कि आप वापस से एक्सपेंशन स्टेट में नहीं आओगे, आ सकते हो, बट वो चीजें बहुत मुश्किल हो जाती है। सो बोला यही जाता है कि आप कॉन्ट्रैक्शन स्टेज जो है आपकी, यानी रिसेशन स्टेज जो है, वहीं समझ जाओ, वहीं अपनी गलतियों को सुधार दो, जो भी इश्यूज आपके साथ हुए उसको वहीं क्लियर कर लो, और क्लियर करके आप क्या कर लो, फिर से एक्सपांशन या पीक सिचुएशन में वापस आ जाओ, तो डिप्रेशन तक जाने की जरूरत ही ना पड़े। द कॉन्ट्रैक्शन और डाउन टर्न कंटिन्यूस टिल इट रीचेस टू द लोएस्ट टर्निंग पॉइंट दैट इज टफ। ये आपका जो कॉन्ट्रैक्शन और डाउन टर्न है वो कंटिन्यू रहेगा जब तक वो अपने टफ पॉइंट तक नहीं आ जाएगा। व्हेन द प्रोसेस ऑफ रिसेशन इज कंप्लीट, मतलब ये ऊपर वाली प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है कॉन्ट्रैक्शन की, जिसको हम रिसेशन भी बोल सकते हैं। द सीवियर कॉन्ट्रैक्शन दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी पुशेस इनटू द फेज ऑफ डिप्रेशन, फिर ये जैसे ही कंप्लीट होना चालू हो जाती है ऑटोमेटिकली डिप्रेशन का फेज क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। डिप्रेशन इज ए सीवियर फॉर्म ऑफ रिसेशन। अब तुम बोलोगे डिप्रेशन क्या है, रिसेशन से भी गई बीती चीज, मतलब एकदम ग्रोथ तो छोड़ दो, ग्रोथ रेट निगेटिव पहुंच जाएगा तुम्हारा, निगेटिव हो जाएगा, नेशनल इनकम वगैरह डिक्लाइन इतनी रैपिडली होंगी तुम सहन नहीं कर पाओगे।
आप बोल सकते हो कि हम आपका जो अपना अफगानिस्तान था, अफगानिस्तान जो है वो वहां पे ये सिचुएशंस होती होंगी अभी, बोल सकते हो। डिमांड फॉर प्रोडक्ट, क्योंकि वहां के रीजन अलग है इसीलिए डिमांड फॉर प्रोडक्ट और सर्विसेज डिक्रीजेस इतनी खतरनाक लेवल से, और प्राइसेस भी उसकी कम होने चालू हो जाएंगी रैपिडली। धीरे धीरे दुकानें, देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सप्लाई ज्यादा था लेकिन हम ठीक है इन्वेस्टमेंट जो करने वाले थे उसके लिए रुक गए, जो बड़ा इन्वेस्टमेंट हम डालने वाले थे रुक गए। ऐसा नहीं हुआ कि हम बर्बाद हो गए। यहाँ पे ये सिचुएशन आ गई कि आपको शायद हो सकता है आपकी दुकानदारी क्या करना पड़े, बंद करना पड़े, आपकी दुकान को क्लोज लगाना पड़े, आपके बिजनेस शट डाउन करना पड़े, बैंकक्रप्ट हो गया। कैपिटल, कंज्यूमर गुड, ड्यूरेबल गुड तो बहुत ज्यादा क्या होंगी, सफर करेंगी कि भाई अब खाने के पैसे नहीं है तो तुम कहाँ से वो कैपिटल गुड्स या कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स जो लंबे समय तक मोबाइल वगैरह हो गए या आपकी कार वार हो गई ये सब लोगे। अब पहले खाने का तो पैसा जुटा लेते हैं, बाद में वो कर लेंगे ना। तो ये सबसे बड़ी सफर बनेंगी इस केस में। अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस, माल ही नहीं बन रहा है, डिमांड ही नहीं तो माल ही नहीं बन रहा है, माल ही नहीं बन रहा है तो लोग अपने आप कहाँ से जेब से पैसे देके लेबर को पालेंगे क्या। तुम भी प्रैक्टिकली सोच के देखो, इमोशनल को अगर बाजू में रखो तो लेबर को चलाने के बारे पैसे लगते ना, तो लेबर को चलाने के लिए जो पैसे लगते वो कहां से लेके आएंगे। क्लियर। अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस, लिविंग द कंज्यूमर विथ वेरी लिटिल डिस्पोजेबल इनकम। देयर इज अ फॉल इन इंटरेस्ट रेट, बहुत खतरनाक लेवल पे गिर जाएंगे। एंड पीपल डिमांड्स फॉर होल्डिंग लिक्विड मनी दैट इज इन कैश, वो बढ़ जाएंगे उनकी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इतने कम हो गए भाई क्या कर लेंगे अब। इंटरेस्ट रेट इतने कम है, बैंक पे रख के फायदा है उससे, तो घर पे रख ले, अपने पास रख ले, क्या बता और कुछ नुकसान ना हो जाए। डिस्पाइट लोअर इंटरेस्ट रेट द डिमांड फॉर क्रेडिट डिक्लाइंस, इवन दो जनरली क्या होता है कि लोअर इंटरेस्ट रेट होते हैं तो क्रेडिट की डिमांड बढ़ती है, लोग ज्यादा से ज्यादा लोन लेना पसंद करते हैं। बट डिप्रेसिव सिचुएशन में इवन दो क्रेडिट इंटरेस्ट रेट बहुत गिरेंगे तो भी आपकी क्रेडिट की डिमांड क्या होंगी, लोन लेने की, क्रेडिट मतलब लोन की डिमांड, वो क्या होंगी, कम होती जाएंगी। क्योंकि लोग पेसिमिस्टिक है ना, सॉरी लोगों को बिजनेस का लग ही नहीं रहा कि कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा ना, आगे इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया। जब उसको लग ही रहा है कि आगे धंधा चलेगा तो लोन लेके कर भी क्या लेगा, लोन तो तभी लिया जाएगा ना जब वो क्या करेगा, जब उसके लिए कोई फायदा होगा। At the depth of depression, all economic activity touches the bottom point and the phase of tough is reached. Depression is a very agonizing period caused of lot of distress. The Greater Depression of 1929 to 1933 is still referred as the enormously mystery of human suffering. Yes, ये आज तक का सब कॉज, आज तक की सबसे बड़ी त्रासदी, हिंदी में उसको वर्ड समझा दिया, सफरिंग इज कॉज मतलब आज तक की सबसे बड़ी त्रासदी इज 1929 डिप्रेशन, द पीरियड जहां पे डिप्रेशन हमारे वर्ल्ड, हमारी कंट्री ने भी फेस किया था। द ग्रेट डिप्रेशन उसको बोला जाता है। 2008 में डिप्रेशन नहीं आया तो 2008 में सिर्फ रिसेशन आया था, वापस से इकोनॉमी ने अपना क्या कर दी थी, एक्सपेंशन करना चालू कर दी थी, लेकिन वो डिप्रेशन वाली स्टेज पे रीच नहीं हुई थी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अरे यस और नो? हाउ डज द इकोनॉमी रिकवर? The economy cannot continue to contract endlessly. हाँ, एक इकोनॉमी हमेशा कम होती नहीं रहेंगी, ऐसा नहीं होता है। इट रीचेस उसके लोअर लेवल पे चली जाती है वो, बाद में वापस वो अपने क्या होती है, रिकवर होना स्टार्ट हो जाती है थ्रू लास्ट ऑफ फॉर सम टाइम एंड मार्क्स द एंड ऑफ पेसिमिज्म एंड द बिगिनिंग ऑफ ऑप्टिमिज्म, दिस रिवर्स प्रोसेस। हाँ, धीरे धीरे आपका जो पेसिमिज्म वाला पार्ट है वो कम होते जाता है और ऑप्टिमिज्म वाला फेज क्या होते जाता है, स्टार्ट होते जाता है। The process of reversal is first felt in the labor market. लेबर की डिमांड बढ़ना चालू होगी, तो लेबर की मार्केट में लेबर की डिमांड बढ़ना चालू होगी तो हम समझ जाते हैं कि अब आपका टफ पीरियड से वापस रिवर्स बैक कर रहे हो। परसिविव अनएम्प्लॉयमेंट forces the worker to accept the wager lower than the prevailing rate, producer anticipating lower cost, better in business environment. बिजनेस कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होना चालू हो जाता है। देखो इसमें एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर में तुम ये नहीं बोला कि सर ये एक लाइन, मैं देख रहा हूँ ऑलमोस्ट कि हर चीज में कुछ ना कुछ है छोटा सा चैप्टर, मार्क्स इतने सारे क्या ही कर लोगे, पढ़ लो ना पूरा पूरा। तो बिजनेस कॉन्फिडेंस स्लोली इंक्रीजेस, कॉन्सिक्वेंटली फर्म स्टार्ट टू इन्वेस्ट again and build stocks. Technological advancement required fresh investment into new type of machines, capital goods. हाँ, धीरे धीरे कैपिटल गुड्स और मशीन्स की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एक्सपेंशन होना चालू हो जाता है। द स्परिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट कॉजेज रिकवरी ऑफ द इकोनॉमी एंड एक्ट एट टर्निंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन इनटू एक्सपेंशन। धीरे धीरे हम एक्सपेंशन की तरफ जाते हैं। बैंकिंग सिस्टम अगेन नाउ स्लोली स्टार्ट एक्सपांडिंग क्रेडिट, बिजनेसेस के लिए उनका कॉन्फिडेंस आते जाता है। इन्वेस्टमेंट राइजेस, देयर इज इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, फैक्टर पेमेंट, डिस्पोजेबल इनकम, कंज्यूमर स्पेंडिंग, एग्रीगेट डिमांड, ये सारी चीजें क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मतलब बेसिकली ये रिकवरी वाली स्टेज है। ये कब मालूम पड़ता है, जब ये सारे पॉइंट्स होते हैं।
तो क्या आना चालू हो जाती है, रिकवरी होना चालू। क्लियर? कुछ इसके इंडिकेटर्स है जो हम कल पढ़ेंगे, और मेरी थोड़ी सी रिक्वेस्ट रहेंगी कि आप थोड़ा सा 1-2 पेज इसमें पढ़ के आएंगे घर से, जो मेरे को ऐसा लगता है आपको पढ़ना चाहिए। ये एग्जाम्पल्स कुछ दिए हुए ऐसे तो आपको पढ़ना चाहिए कि ग्रेट डिप्रेशन के बारे में 1930 में क्या हुआ था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बबल बस्ट हुआ तो 2000 में, हर्षद मेहता वगैरह के 2-3 कांड हुए थे, फिर ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी 2008-9 में। ये आपको एग्जाम्पल्स के लिए दिए थे। एक बार आप अगर चाहे तो इसको कल घर पे पढ़ के आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो इसमें कुछ ऐसा बताऊंगा नहीं, मैं थोड़ा बहुत ही बताऊंगा कि क्या क्या हुआ था उस समय। दीज आर द एग्जाम्पल्स बेसिकली, ठीक है ना। सो इसको आप पढ़ के आइए एक बार। हार्डली हमारा 1 या 2 लेक्चर और लगेंगे, हमारे इकोनॉमिक्स पूरा तरीके से क्या हो जाएंगे, बच्चा लोग खत्म हो जाएंगे। थैंक यू गाइस, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।